अमेरिका ईरान पर संभावित सैन्य हमला करने की तैयारी में है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा संकट दुश्मन से नहीं बल्कि उसके सबसे करीबी सहयोगी से पैदा हो गया है। ब्रिटेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने हिंद महासागर स्थित संयुक्त सैन्य अड्डों डिएगो गार्सिया और RAF फेयरफोर्ट के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। रिपोर्टों के अनुसार इस फैसले से अमेरिकी प्रशासन बेहद नाराज है, खासकर उस समय जब ट्रंप पहले ही चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने वाले ब्रिटिश समझौते पर अपना समर्थन वापस ले चुके हैं। डिएगो गार्सिया 1970 के दशक से अमेरिका ब्रिटेन का संयुक्त अड्डा है और मध्य पूर्व तक लंबी दूरी की बमवर्षक कार्रवाई के लिए सबसे रणनीतिक ठिकानों में गिना जाता है। लेकिन ब्रिटिश कानून के अनुसार किसी भी आक्रामक सैन्य अभियान के लिए प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत मंजूरी आवश्यक होती है और बिना अंतर्राष्ट्रीय कानूनी वैधता के ब्रिटेन खुद को जिम्मेदार ठहराए जाने का जोखिम नहीं लेना चाहता, विशेषकर इराक युद्ध के बाद बनी घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण। ये विवाद केवल सैन्य अनुमति तक सीमित नहीं है बल्कि चागोस द्वीप समूह के ऐतिहासिक मुद्दे से भी जुड़ा है। नेपोलियन युद्धों के बाद 1814 में ब्रिटेन ने इन द्वीपों पर कब्जा किया और 1965 में मॉरिशस से अलग कर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बनाया। मॉरिशस को स्वतंत्रता के समय वादा किया गया था कि रक्षा आवश्यकता समाप्त होने पर द्वीप लौटा दिए जाएंगे, लेकिन बाद में यहाँ अमेरिका ब्रिटेन का संयुक्त बेस बना दिया गया। मॉरिशस ने दशकों तक दावा जारी रखा और 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी कहा कि उसका डीकोलोनाइजेशन अधूरा था। बाद में ब्रिटेन ने बातचीत शुरू की और एक समझौते में मॉरिशस को संप्रभुता तथा डिएगो गार्सिया को 99 वर्ष की लीज देने पर सहमति बनी, जिससे लंबा कानूनी विवाद खत्म हो सकता था और बेस की सुरक्षा भी बनी रहती। लेकिन ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बताते हुए बहुत बड़ी गलती कहा और समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। अब मूल टकराव दो रणनीतियों का बन गया है। अमेरिका तत्काल सुरक्षा कार्रवाई चाहता है, जबकि ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र या स्पष्ट कानूनी आधार चाहता है। यदि अमेरिका बिना अनुमति हमला करता है तो ब्रिटेन तटस्थ रह सकता है, जिससे नेटो और फाइव आइज जैसे गठबंधनों में पहली बार गंभीर दरार दिखाई दे सकती है। अमेरिका को ऐसे में सऊदी अरब, UAE या समुद्री प्लेटफॉर्म जैसे विकल्पों पर निर्भर होना पड़ सकता है, जिससे अभियान जटिल और महंगा होगा। दूसरी ओर यदि हमला होता है तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की कोशिश कर सकता है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होगी और कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं तथा व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष फैल सकता है, जिसमें बड़ी शक्तियों के शामिल होने की आशंका भी बनेगी। इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है और हिंद महासागर में स्थिरता उसके लिए रणनीतिक आवश्यकता है। भारत मॉरिशस के दावे का समर्थन करता रहा है, लेकिन क्षेत्र में पश्चिमी सैन्य उपस्थिति को चीन संतुलन के रूप में भी देखता है, इसलिए वो संतुलित कूटनीति अपनाएगा। बाजारों में भी तनाव के संकेत दिख चुके हैं। तेल कीमतों में उछाल, विदेशी निवेश की निकासी और अस्थिरता बढ़ी है, और यदि संकट बढ़ा तो महंगाई और मुद्रा पर दबाव संभव है। अंततः ये सिर्फ ईरान का मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रश्न बन चुका है। क्या सैन्य शक्ति अंतर्राष्ट्रीय नियमों से ऊपर होगी या गठबंधन कानून के आधार पर चलेंगे? अगर अमेरिका बिना ब्रिटेन के आगे बढ़ता है तो पश्चिमी गठबंधन की दशकों पुरानी एकता पहली बार खुलकर टूटती दिखाई दे सकती है। अब देखना होगा कि ये तनाव वास्तविक युद्ध में बदलेगा या सिर्फ दबाव की रणनीति साबित होगा। अपनी राय जरूर बताइए। अमेरिका और ब्रिटेन का संबंध केवल सामान्य कूटनीतिक साझेदारी नहीं बल्कि दशकों से स्पेशल रिलेशनशिप के रूप में देखा जाता रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही दोनों देशों ने सैन्य, खुफिया और रणनीतिक स्तर पर इतना गहरा सहयोग बनाया कि शीत युद्ध के दौर में ये पश्चिमी सुरक्षा ढांचे की रीढ़ बन गया। बाद में इराक और अफगानिस्तान जैसे युद्धों में भी ब्रिटेन लगभग हर बड़े अमेरिकी अभियान का प्रमुख सहयोगी रहा और दुनिया में ये धारणा बन गई कि किसी भी बड़े पश्चिमी सैन्य अभियान में ये दोनों देश साथ ही दिखाई देंगे। लेकिन 2003 के इराक युद्ध के बाद ब्रिटेन के भीतर गंभीर राजनीतिक और जनमत बहस शुरू हुई, जिसमें सवाल उठे कि क्या बिना स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी किसी युद्ध में शामिल होना सही था और क्या देश को इसकी कानूनी तथा नैतिक कीमत चुकानी पड़ी। इसी अनुभव ने ब्रिटेन की नीति को बदल दिया और अब वो किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई से पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र समर्थन और कानूनी वैधता पर अधिक जोर देता है, जबकि अमेरिका पारंपरिक रूप से संभावित खतरे को पहले खत्म करने की रणनीति अपनाता रहा है। परिणाम स्वरूप आज जो मतभेद दिखाई दे रहा है वो अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि वर्षों से मौजूद यही नीति अंतर अब फिर खुलकर सामने आ गया है। अगर नक्शे को ध्यान से देखा जाए तो हिंद महासागर का मध्य क्षेत्र केवल एक समुद्री इलाका नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र माना जाता है। इस स्थान की सबसे बड़ी खासियत इसकी भौगोलिक स्थिति है,
क्योंकि यहाँ से एक साथ मध्य पूर्व, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक कम समय में पहुंच बनाई जा सकती है। यही कारण है कि किसी भी देश के लिए यहाँ मौजूद सैन्य अड्डा केवल रक्षा सुविधा नहीं बल्कि रणनीतिक नियंत्रण का माध्यम बन जाता है। दुनिया की बड़ी ऊर्जा आपूर्ति के जहाज, विशेष रूप से तेल और गैस ले जाने वाले टैंकर इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा भी यहीं से संचालित होता है। यदि इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होती है तो उसका असर सिर्फ आसपास के देशों पर नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ता है। इसी वजह से बड़ी शक्तियां यहाँ स्थायी मौजूदगी बनाए रखना चाहती हैं ताकि वे समुद्री मार्गों की निगरानी कर सकें, संभावित खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे सकें और अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र केवल भूगोल का विषय नहीं रह जाता बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति के संगम के रूप में सामने आता है। और यही कारण है कि इस जगह को लेकर लगातार कूटनीतिक तनाव और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। अगर ये तनाव आगे बढ़ता है तो उसका सबसे त्वरित असर ऊर्जा बाजार पर दिखाई देगा, क्योंकि इस क्षेत्र से गुजरने वाले समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति की धुरी माने जाते हैं। जैसे ही जोखिम बढ़ता है, बीमा लागत और शिपिंग खर्च बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा परिणाम तेल की कीमतों में उछाल के रूप में सामने आता है। तेल महंगा होने का मतलब केवल पेट्रोल डीजल का महंगा होना नहीं, बल्कि परिवहन लागत, बिजली उत्पादन, उर्वरक और रोजमर्रा की वस्तुओं तक की कीमतों में बढ़ोतरी है। यानी असर धीरे धीरे हर घर तक पहुंचता है। भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति और संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री क्षेत्र से होकर आता है। इसलिए किसी भी बाधा का सीधा दबाव आयात बिल और मुद्रा विनिमय दर पर पड़ सकता है। इसके साथ ही शेयर बाजारों में अस्थिरता, विदेशी निवेश में कमी, रुपया कमजोर होना और महंगाई बढ़ने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। इस तरह ये मुद्दा केवल विदेश नीति या सैन्य तनाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम लोगों की अर्थव्यवस्था, रोजगार और जीवन यापन की लागत से सीधे जुड़ जाता है। अब आगे की स्थिति को लेकर ब्रॉडली 3 संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना ये है कि कूटनीतिक बातचीत तेज हो और किसी समझौते के जरिए तनाव धीरे धीरे कम कर दिया जाए, जिससे सभी पक्ष अपनी अपनी शर्तों के साथ पीछे हटने का रास्ता निकाल लें और टकराव टल जाए। दूसरी संभावना सीमित सैन्य कार्रवाई की है, जिसमें किसी एक लक्ष्य पर नियंत्रित हमला हो, तनाव कुछ समय के लिए बढ़े, बाजारों और राजनीति में हलचल आए, लेकिन मामला व्यापक युद्ध तक न पहुंचे और बाद में फिर बातचीत शुरू हो जाए। तीसरी और सबसे गंभीर संभावना बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की है, जहां प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया का सिलसिला शुरू होकर कई देशों को अपने अपने पक्ष में खींच सकता है और ये टकराव लंबी अवधि की अस्थिरता में बदल सकता है। यही कारण है कि दुनिया इस घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रही है, क्योंकि इसका असर केवल वर्तमान संकट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है।